सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल दी एजुटेरियन। और आज हम कक्षा 11वीं की, जाकिर खान वाली नहीं, अपनी वाली कक्षा 11वीं की फिज़िक्स का पहला चैप्टर का शुभारंभ करने वाले, यानी फिज़िक्स का शुभारंभ करने वाले हैं। और फिज़िक्स का पहला चैप्टर क्या हो सकता है कि फ़िज़िक्स है क्या, तो वही आज जानेंगे फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में, ये दुनिया में फ़िज़िक्स कैसे जुड़ी है और फिज़िक्स है क्या। बस इसी के बेस पे हमारा पूरा लेक्चर चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है वर्षों पुरानी, जब मानवों का विकास हो रहा था तो उसके साथ ही साथ हमारी बुद्धि भी बढ़ रही थी। बुद्धि बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर हर चीज़ को लेकर उत्सुकता आने लगी, क्यूरियोसिटी, कि वो हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। अब हम वही जानना चाहते हैं हर चीज़ के बारे में, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर चीज़ में जानना चाह रहे हैं। तो जानना जानना करते हुए एक हमारे पास शब्द आ गया लैटिन भाषा का, सिंटिया, जिसका मतलब ही होता है जानना। तो सब लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, इसी जानना जानना को लेते हुए हम लोगों ने सब्जेक्ट ही बना के रख दिया साइंस। तो ये बात समझ में आ गई, साइंस शब्द, सब्जेक्ट का शब्द कहाँ से आया, लैटिन वर्ड सिंटिया से। अब जब हम हर चीज़ को जानने लगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करने लगे, उसके डिटेल में स्टडी करने लगे, फिर उसी से लेके जितने भी हमारे फिनोमेना हैं उसको डिफ़ाइन करने लगे, उसको कंट्रोल करने लगे, अपने मन से सब कुछ करने लगे। तो यही सब को बात को लेके बाद में हमारी साइंस की डेफिनेशन बना दी गई। तो साइंस की डेफिनेशन इन सभी बातों से हम लोगों ने क्या बनाई कि तो हमने साइंस की डेफिनेशन क्या बना दी कि साइंस क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। हम लोग को नेचर में जो भी चल रहा है उसको जानने की इच्छा होती है, तो उसी बात को कह दिया गया कि जो इच्छा आपको हो रही है समझने की, जानने की, उसका एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, एक सुव्यवस्थित, यानी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ही उसको समझना साइंस है। और समझ के क्या करेंगे उस नॉलेज को, उस नॉलेज का यूज़ करके जो भी हमारा फिनोमेना है उसको मॉडिफाई करना या फिर कंट्रोल करना। जैसे आजकल हम लोगों को वेदर जो है पहले ही मालूम चल जा रहा है विज्ञान की कृपा से कि हाँ कल कैसा मौसम होने वाला है, फिर उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। और भी इसी तरह प्लांट्स के बारे में मालूम चल गया है हम लोगों को कि वो कब क्या किस सीज़न में कितना अच्छा देंगे, उस हिसाब से हम लोग उसको और मॉडिफाई करके उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं ताकि फसल उत्पादन और अच्छे से हो। तो इस तरह हम लोग साइंस का यूज़ करते हैं। अच्छा ये बता दें, साइंस के पिता कौन है, फादर ऑफ साइंस? वो है आपके गैलीलियो। गैलीलियो जो है आपके साइंस के फादर हैं, ठीक। तो जब बात आई नेचर की, तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। मतलब देखेंगे कि आप, सबसे पहला सवाल कि आप देख ही रहे हैं कैसे, क्या इसके पीछे रीज़न है कि हम लोग किस चीज़ को देख पा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे उधर सूरज इतनी दूर है, फिर और उधर तारे हैं, तारे की साइज़ बड़ा है, फिर भी सूरज क्यों ज़्यादा चमक रहा है, तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं। और सबसे फेमस एग्जांपल, सेब गिर गया तो कैसे गिरा। तो ये सब चीज़ें मानवों को अचंभित करने लगी। उसके बाद जब मानव जो है इस चीज़ों पर रिसर्च करने लगा और रिसर्च किया तो उसने हर चीज़ के पीछे एक नियम दे दिया। तो नियम दिया तो फिर उसी नियमों को एक अलग ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, फिजिक्स। और फिजिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? फिजिक्स का मीनिंग ही होती है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग ही होता है हमारा नेचर। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग ही होता है नेचर। अब फिजिक्स में हम नेचर में जितने भी फिनोमेना और उनके बारे में स्टडीज़ करते हैं, उसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि उसमें कौन सा नियम हो रहा है। अब फिजिक्स की यही खास बात है कि इसमें हम कुछ चंद नियमों से बहुत सारी घटनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ग्रेविटी वाले लॉ की, तो वहाँ से आप चाहे आप छत से गिर जाए, चाहे आपका बॉल छत से गिर जाए, चाहे सेब गिरे, चाहे आम गिरे, चाहे कुछ भी गिरे, हर जगह आपका ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो देखा एक छोटा सा नियम है जो हर जगह अप्लाई हो जा रहा है। तो यही फिजिक्स की खासियत है। तो यहाँ से अगर हम फिजिक्स की डेफिनेशन बनाने की बात करें तो एक तरीके से तो फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं कि नेचर में जो भी फिनोमेना हो रहा है उसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं फिजिक्स की कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं कि जो भी नेचर के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे कौन सा नियम काम कर रहा है। अच्छा, जब हम लोग साइंस को पढ़ते हैं, जब भी हम लोग साइंस को पढ़ते हैं तो इसमें कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो लास्ट में एक थ्योरी दे देते हैं। लास्ट में फिजिक्स पढ़े, साइंस या बायो केमिस्ट्री, तो लास्ट में हम लोग को एक थ्योरी मिल जाती है। अब वो थ्योरी हम लोग किसी मेथड से निकालते होंगे। अब साइंस में ले जाके मेथड निकाले तो उस मेथड को हम लोग एक तरीके से कोई साइंटिफिक मेथड कह सकते हैं। अच्छा, इस मेथड में क्या होता होगा कि कोई चीज़ देखी और ऐसे कोई नियम दे दिया, कोई थ्योरी दे दिया, इतना आसान है मेथड निकालना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं जितना आसान है। मतलब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी साइंटिफिक मेथड निकालने के लिए तो किसी भी थ्योरी को थ्योरी तक ले जाने के लिए, किसी भी फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हुए उसको थ्योरी तक ले जाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर स्टडी करते हैं कि आखिर में है क्या, इसमें हो क्या रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सारे मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या ये हर समय यही हो रहा है, हर केस में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर केस में हो रहा है। उसके बाद वहाँ से हमें कुछ क्वांटिटेटिव डाटा मिलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलते हैं, फिर उससे भी हम लोग स्टडी को अपनी आगे बढ़ाते रहे। तो उसके बाद फिर जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की अभी तक, उससे रिलेटेड हम लोग एक मॉडल बनाते हैं, और मॉडल का हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। अगर उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रूनेस मिली तब हम लोग थ्योरी दे देते हैं, अगर नहीं मिली तो उसको हाइपोथेसिस बना देते हैं, यानी कि मनगढ़ंत बात हो गया वो एक तरीके से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो साइंस में कोई भी थ्योरी हो वो फाइनल हो, यानी कि इसमें कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले जे थॉमसन ने लाया, उसके बाद रदरफोर्ड आए, बोहर आए, सब एक दूसरे की थ्योरी को गलत करते करते आगे बढ़ाए। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला कि साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी होती ही नहीं है। अब बात करें कि फिज़िक्स जो है हमारा, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, इसको पढ़े क्यों? तो एक हमारे फिजिसिस्ट आए, भौतिक शास्त्री आरपी फीमान ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया चेस का एग्जाम्पल लेते हुए समझाया कि अगर मान लीजिए आपको कभी चेस खेलना है और आपको चेस के नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप कैसे खेलेंगे? मान लीजिए आप खेल भी, लेकिन आपको ना वो मज़ा आएगा, ना इतने तुरंत खेल के जीत पाएंगे, हार पाएंगे, बहुत समय तक चला जाएगा आपका गेम। तो बस वही है फिज़िक्स। अगर आप नेचर्स के लॉ को जानते रहेंगे तो आपको कोई भी काम करने में आसानी रहेगी, और अगर नहीं जानते रहेंगे तो आप काम तो कर तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इस वजह से हमें फिज़िक्स पढ़ना ज़रूरी है। अब एक और इसमें बात आती है कि बहुत ज़्यादा हम लोग जगह देखते हैं कि हर जगह जो है फिज़िक्स में मैथ्स घुसी रहती है। अब इससे सबसे ज़्यादा कौन परेशान होते हैं? वो बायो के स्टूडेंट जो मैथ्स के डर से छोड़ देते हैं और बायो ले लेते हैं। उन लोग फिर देखते करे यहाँ भी मैथ्स आ गई, कैसे, अब क्या होगा? तो इसका रीज़न जो है, मतलब रीज़न क्या है इसके पीछे, कारण जो मैथमेटिक्स जो होती है वो फिज़िक्स की लैंग्वेज होती है, फिज़िक्स की भाषा होती है मैथमेटिक्स। मान लीजिए आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट किसी को बताना हो, उसका जो, अगर आपको मैथ्स, आपके पास मैथ्स का सहारा नहीं है, तब आप कैसे बताएंगे कि जो फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
इस एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको मैथ्स पता है तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको लिखने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी कि ये पूरा इस स्टेटमेंट देने में आसानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है ये बताने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो इसी आसानी के लिए हम लोगों ने मैथ्स का यूज़ करना स्टार्ट किया और इसको एज अ लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स यूज़ करना चालू किया। और इसके बारे में जानना चाहें तो मान लीजिए आपको कहीं मस्त ठंडी जगह घूमने जाना है। वैसे गर्मी का मौसम में सबका मन कर रहा होगा कहीं जाने का, तो मस्त किसी ठंडी जगह शिमला या कुफरी घूमने जाने का मन कर रहा है। और आपके पास दो ऑप्शन है, एक डीलक्स कोच में बैठ के जाइए या फिर एक जनरल डिब्बे में ठुस ठुस के कुछ कुछ के जाइए। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? अगर आप जनरल डिब्बे से जाएंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, एकदम कुछ कुछ के पहुंचेंगे वहाँ जाके आपका मन फ्रेश नहीं रहेगा, पहले मतलब कम मज़ा आएगी। लेकिन अगर आप डीलक्स कोच से जाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, सुंदर सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। तो बस वही हमारा मैथ्स डीलक्स कोच की तरह है, जो कि आपको फिज़िक्स समझाने में बहुत ज़्यादा ईज़ करता है। अगर टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के बारे में जानना चाहें कि टेक्नोलॉजी में कैसा यूज़ है, तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। और हम आपको डेटा जो है टेक्नोलॉजी में आप इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, और वो इंटरनेट किसी वेव फॉर्म में आपके पास चल के आ रहा होगा, और वेव का नाम आया तो वेव ऑप्टिक्स आ गया। वेव ऑप्टिक्स किसका पार्ट है? फिजिक्स में आप पढ़ेंगे अगले साल। तो इस तरह तरीके से हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स है। और अगर डेली लाइफ की बात करें, फिजिक्स में डेली लाइफ के यूज़ की, तो आप चल रहे हैं आपकी चप्पल घिस गई, फ्रिक्शन आ गया, फिजिक्स। आप हमको देख पा रहे हैं, लाइट, फिजिक्स। आप दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे, दरवाज़ा खोला, वहाँ टॉर्क आया, फिजिक्स। आपके किसी से लड़ाई हो गई, एक थप्पड़ मारा खींच के उसके गाल पे जाके किसी फोर्स से चाटा लगा, फिजिक्स। आपके ऊपर पढ़ने का प्रेशर है, फिजिक्स। तो हर जगह फिजिक्स है, फिजिक्स से हम लोग घिरे ही हुए हैं। और सबसे बड़े, अगर हम लोग माने कि क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन रीज़न फिजिक्स का डेली लाइफ में यूज़, कि फिजिक्स पढ़ने से हमें नंबर मिलेगा जिससे हमारे घर वाले खुश होंगे, सब खुश होंगे, कोई ताना नहीं मारेगा। तो ये भी एक ज़रूरी है फिजिक्स का पढ़ने का, क्यों पढ़ें। इसके बाद हम लोग फिजिक्स को जो है दो टाइप से पढ़ सकते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं, उससे पहले इसको हटा दिया जाए। तो पता है फिजिक्स के पास ना एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है, रिडक्शनिज्म। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे फिजिक्स के पास होती है कि अगर आपको किसी बड़े चीज़ के ऊपर स्टडी करना हो, किसी बड़े डिब्बे पे स्टडी करना हो, तो उसका बहुत ही छोटा पार्ट करके केवल उतने पे स्टडी कर लेंगे तो उससे हम पूरे पार्ट की स्टडी कर लेंगे। यानी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा आगे इंटीग्रेशन का मतलब, कोई बड़े से पार्ट पे, बड़े से कोई बड़ी सी तार है, उसमें उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट कर रहा है, लंबी सी तार है। तो आप किसी छोटे से पार्ट का निकालेंगे कितना कर रहा है, उसके बाद उसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे तो सबका आ जाएगा। तो बस ये एक प्रॉपर्टी हमारे फिजिक्स के पास है जिसको हम लोग रिडक्शनिज्म के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से दो तरीके हैं? तो फिजिक्स को हम लोग दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। दोनों में अंतर क्या? माइक्रोस्कोपिक समझ, नाम से समझ में आ रहा है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर मतलब सब कुछ करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर। माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोस्कोप एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के ऊपर स्टडी करना माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है फिजिक्स का। और वैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन केवल केमिस्ट्री की चीज़ नहीं है, ये फिजिक्स में भी, 12th में है ये चैप्टर भी। और मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम लोग नॉर्मल आई से देख के जिसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, और जिसकी स्टडी हम लोग लेबोरेटरीज में करते हैं, नॉर्मल लेबोरेटरीज में। तो ये सब जिसकी स्टडी हम लोग नॉर्मली कर पाते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक होता है। और माइक्रोस्कोपिक में हम लोग ज़्यादातर क्लासिकल फिजिक्स का के बारे में स्टडी करते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स में भी हम लोग जो इंटर में हमारे चार पार्ट हैं। कौन कौन से हैं?
तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम लोग ज़्यादातर क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है, मैकेनिक्स यानी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं मोशन में है उसके बारे में, ऑप्टिक्स यानी कि लाइट और वेव्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट एनर्जी के बारे में, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मूवमेंट के बारे में हम लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक फोर्स और यही सब के बारे में पढ़ते हैं। अब किसको हम लोग कब पढ़ेंगे, मैकेनिक्स हम लोग 11th में पढ़ते हैं और थर्मोडायनेमिक्स ये दोनों हम लोग का 11th का है, और ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग 12th में पढ़ेंगे। और पता है क्लासिकल फिजिक्स मतलब कितने छोटे पार्टिकल के लिए देख सकते हैं। अगर हमारा पार्टिकल 10⁻⁻6 मीटर से साइज में बड़ा हुआ तो उसकी स्टडी हम लोग मैक्रोस्कोपिक के अंडर में करेंगे यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में करेंगे। और सवाल है कि अगर उससे छोटा हुआ तब क्या करेंगे, तब हम लोग अगर इससे छोटा हुआ तब हम लोग उसकी स्टडी क्वांटम फिजिक्स के अंदर करते हैं। अब ये सब क्या है ये सब हम लोगों को नहीं जानना है, अगर फिर भी आपको जानने का मन है तो कमेंट करना है यार, किस लिए हैं हम यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग बता दिए कि मतलब जान चुके हैं हम भी और आप भी कि फिजिक्स को 2 तरीके से पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक यानी लेबोरेटरीज़ में, माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो एकदम छोटे छोटे मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर जिनकी रेडियस 10⁻⁻6 से कम हो साइज़। तो इस तरह हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर फिजिकल वर्ल्ड का यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछिए, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ तक में समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को बताइए। और बस ख़त्म करते वीडियो यहीं पे। धन्यवाद।